हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, तो मैं उस सारे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और ये मैं आपको राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ। और जब ये पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की जब क्लास में करा लूँगी, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी ताकि आपका कंप्लीट रिवीजन अच्छे से हो जाए। और मैं ये क्रैश कोर्स आपको 10 दिन में ये जितने भी थिंकर हैं उनको कंप्लीट करा दूंगी। हर दिन एक थिंकर कराऊंगी, तो आपका 10 दिन में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। और अगर आप जिस स्टेट से एग्ज़ाम देते हो, आप अपना सिलेबस देख लेना, उस हिसाब से आप करना। ठीक, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और किसी भी वजह से आपको मेरा चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखो, प्लेटो। प्लेटो, एक मिनट। प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको 428 ईसा पूर्व, और इनकी मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व है इसीलिए बैक से जाता है। ठीक, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक हैं जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहते हैं। देखो, क्वेश्चन दो आता है। एक पूछता है राजनीतिक दर्शन के पिता कौन है, तो वो हो जाएंगे प्लेटो। अगर पूछेगा राजनीतिक विज्ञान के कौन पिता है, तो अरस्तु। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दर्शन के हैं प्लेटो और राजनीतिक विज्ञान के हैं अरस्तु। और प्लेटो कौन है, अरस्तु के गुरु हुए। और प्लेटो के गुरु कौन है, सुकरात। और अरस्तु किनके गुरु हैं, तो सिकंदर। देखो, प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। जिनका वास्तविक नाम, प्लेटो नाम इनका बाद में पड़ा, इनका वास्तविक नाम था क्या था, एरिस्टोक्लीस। इनका अगर पूछेगा प्लेटो के बचपन का नाम क्या था, तो एरिस्टोक्लीस था। प्लेटो की उपाधि उसे किसने दी, तो सुकरात, उनके गुरु ने दी थी। इनकी कद काठी के कारण, इनके जो शरीर की बनावट है, इसके कारण इनका एक गुरु ने इनका नाम प्लेटो रखा था। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना, ये सब पता है, रिपब्लिक। देखो, पॉलिटिकल थिंकर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, या तो बुक का नाम पूछेगा, या इनकी कोटेशन जो जो है वो पूछ सकता है। अब अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हो, तो उसमें तो जो उनकी अध्ययन पद्धतियां हैं, किस अध्ययन पद्धतियों को उन्होंने अपनाया था, वो पूछेगा। इनके न्याय से क्वेश्चन पूछता है, इनकी शिक्षा जो अवस्थाएं, उनसे क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है मैं आपको बताते जाऊंगी। और आप प्लीज़ जब मैं बताऊंगी तो आप इसके लिए शॉर्ट नोट्स बिल्कुल तैयार कर लेना। मैं बताते जाऊंगी कौन कौन सा चीज़ नोट डाउन करना है। पहले, प्लेटो महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है। इनकी अतिरिक्त रचना द स्टेटमेंट और द लॉज, और भी रचनाएं इधर मैं बताऊंगी कौन कौन सी और है। इनकी महत्वपूर्ण रचना रिपब्लिक है। ये जो आदर्श राज्य की बजाय व्यवहार, ये स्टेटमेंट्स एंड लॉज है जो आदर्श राज्य की बजाय व्यवहारिक राज्य की व्याख्या करते हैं। प्लेटो ने अपनी किताब क्रीटो में सुकरात को दिए गए विश्व के दौरान वार्तालाप का उल्लेख किया है। प्लेटो के आदर्श जनसंख्या क्या थी, 5040। 50-40 याद रखना, ठीक है। प्लेटो की अध्ययन पद्धतियां दार्शनिक या निगमनात्मक। निगमनात्मक बिल्कुल याद रखना। देखो, प्लेटो की निगमनात्मक है और अरस्तु की अगमनात्मक। ठीक है, अ से अरस्तु, अ से अगमनात्मक याद रखना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, याद रखना। आगे है प्लेटो के अध्ययन पद्धति दार्शनिक ने। ठीक है, प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना है। निगमनात्मक पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर है। क्या है निगमनात्मक पद्धति, क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, समष्टि से व्यष्टि की ओर। अगमनात्मक पद्धति इसका जस्ट अपोजिट है अगमनात्मक, तो विशिष्ट से समष्टि की ओर। स्टेटमैन में सर्वोत्तम संभावित राज्य का उल्लेख किया। स्टेटमैन में ये संभावित सर्वोत्तम राज्य का उल्लेख किया था। लॉज इनकी सबसे लास्ट की बुक है। ये भी जैसे कालक्रमानुसार भी इनकी बुक सजाने को आ जाता है, तो कम से कम पहला, दूसरा और लास्ट वाला याद रखिएगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। लॉज में अपूर्ण मनुष्य के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करने
करना संभव नहीं है। प्लेटो ने स्टेटमेंट में विधि के शासन की बात करता है। प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं। यूनानी नगर राज्य में दो प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं। अब इनकी जो बुक है, सबसे पहले तो ये बात याद है, इनकी जो भी बुक है वो संवाद शैली में है, ठीक है। और इनके कौन कौन फेमस जो बुक है याद रखिए, रिपब्लिक, लॉज, सिंपोजियम, सॉक्रेट्स डायलॉग, टीमियस, द स्टेटमैन, मीनो, फेडो, एपोलॉजी, जॉर्जियाज। अब प्लेटो की चिंतन पद्धतियां क्या थी, तो वो तो हम पढ़ चुके, फिर और अच्छे से पर देखो। प्लेटो की अध्ययन पद्धति द्वंदात्मक पद्धति थी, विश्लेषणात्मक पद्धति एवं निगमनात्मक पद्धति थी। कुछ अंशों में ऐतिहासिक पद्धति का भी प्रयोग किया है। प्लेटो ने एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की थी। एकेडमी, ये भी पूछता प्लेटो ने किस कौन से संस्था की स्थापना की थी, शिक्षण संस्था की स्थापना की थी, एकेडमी। 386 ईसा पूर्व में, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त हुआ। एकेडमी में, ये भी क्वेश्चन पूछता है, एकेडमी में प्रवेश करने के लिए किस चीज में आपको निपुण होना चाहिए था, तो गणित का ज्ञान आवश्यक था, ठीक है। गणित के ज्ञान के बिना आपको उसमें एडमिशन नहीं मिल सकता था। प्लेटो ने सुकरात का शिष्य था, ये तो हम जान चुके हैं। वह सुकरात को इस विचार से अत्यधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। क्या बोलते हैं, सद्गुण मतलब अच्छा गुण जो आपके अंदर है वही ज्ञान है। प्लेटो के अनुसार विचार, जो आइडिया जो होते हैं वे समूचे संसार का मूल तत्व है। जो आइडियाज होते हैं, जो विचार होते हैं, वे संपूर्ण संसार का मूल तत्व होते हैं। एक भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है, इसलिए ये यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है, ठीक है। इसके अनुसार विश्व के दो प्रकार है, विचारों की दुनिया और भौतिक या वास्तविक दुनिया। तत्कालीन यूनानी युग में असत्य के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित थे। हेराक्लिटस ने के अनुसार यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, और पैरामेडिस के अनुसार सत्य सदैव अस्थायी और अपरिवर्तनशील है। प्लेटो ने उपरोक्त दोनों विचारों के बीच सामंजस्य दिया। उनके अनुसार सत्य अस्थायी होता है, परंतु उसकी परछाई सदैव परिवर्तित होती है। प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य आदर्श राज्य का निर्माण था, न कि तत्कालिक एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन। प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं, जो विचार सभी चीजों के सार होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती है। प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में विचार, तो प्लेटो ग्रीक यूनानी विचारक था। प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। क्या बोलते हैं, हर मनुष्य में ये तीन गुण पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से तीन गुण, विवेक, साहस और तृष्णा। और जिसमें जिसकी अधिकता होती है वो कार्य करेगा। जैसे विवेक की अगर प्रधानता होगी, जिसमें मैं हूँ, तो मेरे में अगर विवेक की प्रधानता है तो मैं दार्शनिक राजा बन जाऊंगी। अगर वही मेरे में सारे गुण हैं बट जो जिसकी परसेंटेज ज्यादा है तो वो काम मैं करूंगी। तो साहस की प्रधानता सैनिक, तृष्णा की प्रधानता उत्पादक। ये इनकी फेमस कोटेशन आपने बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन में देखा होगा, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। देखो इनका क्या कोटेशन, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। वही अरस्तु क्या बोलते हैं, राज्य मनुष्य का पूर्वगामी है, यानी ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये राज्य को बृहद रूप मानते हैं, राज्य जो है ना व्यक्ति का बृहद रूप है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत मतलब मल्टीपल टाइम्स एग्जामों में आया हुआ ये कोटेशन है। प्लेटो राज्य तथा समाज में अंतर नहीं करते, ठीक है। प्लेटो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करते, वह इसे तीनों वर्गों का समूह मानते हैं, ठीक है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग अपने आत्मा के गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय है। प्लेटो का न्याय क्या है कि जो जिसमें गुण है उसी के हिसाब से काम करो, वही न्याय है। इन वर्गों के निर्धारण के लिए प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना जा गया है। राज्य को सामाजिकता से दूर कर तथा उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया है। शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा। प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, मोची, नाई राजा नहीं हो सकता। प्लेटो के राज्य का विचार, राज्य की प्रकृति क्या बताते हो। प्लेटो ने रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। जो प्लेटो में वो एकदम मतलब बहुत अच्छा राज्य, ऐसे आदर्श राज्य की बात करता है। उसके अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्ति के चरित्र से होता है। ये भी फेमस कोटेशन है। जो राज्य का निर्माण होता है ना, ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि मनुष्य के चरित्र से होता है।
राज्य के प्राकृतिक, आंगिक, जैविक एवं साहित्य, क्योंकि वो व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं, ठीक है, तो बृहद रूप मानते हैं तो वो जो बृहद रूप मानेंगे कि जैसे अंग है वैसे ही राज्य भी है। आंगिक, जैविक, सावयवी हो गया, ठीक है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिक दिया, तो ये मतलब राज्य को साध्य मानते, व्यक्ति को साधन, तो व्यक्ति राज्य को ज्यादा प्राथमिकता देते। रिपब्लिक के प्रधान पात्र, ये भी क्वेश्चन पूछा है, क्या कौन 3 पात्र हैं रिपब्लिक के? पॉलीमार्कस, एंडीमेंट्स और ग्लूकोन, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा पात्र नहीं है। या आजकल तो 1 2 3 1 2 2 3 ऐसे भी ऑप्शन आने लगे हैं, तो 4 नाम दे देंगे, तो 1 2 3 इसमें ऑप्शन है, 1 2 तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। बस आप तीनों इसकी जो रिपब्लिक के पात्र हैं उनका नाम आप ध्यान रखना, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो। देखो रिपब्लिक लिख के सर्कल कर लो, तो इसमें आदर्श राज की बात करते हैं, इसके प्रधान पात्र का बोल दो, ठीक है। उनका कोटेशन अभी तक तो 2 कोटेशन हमने देखा, 2 कोटेशन उनका स्टार्टिंग में ही लिख लो। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और यह राज्य का विकास का परिणाम है। प्रकृति के लेकिन ये विकास और स्वाभाविक संस्था। प्लेटो के अनुसार राजनैतिक है, जो प्लेटो ने राज्य में विधि और दंड का कोई स्थान नहीं दिया। जो इस तरीके का विधि और दंड है ना, उस तरीके का उन्होंने कोई बात नहीं बोली। प्लेटो का राजनैतिक है इसलिए क्योंकि वह दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है, जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत तो प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय का सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है, कि जो तुम्हें गुण है उसी के हिसाब से काम करो, वही उनका न्याय है। प्लेटो प्रथमतः तत्कालिक यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन, जो उस समय जो तत्कालिक चल रहा था न्याय का सिद्धांत, उसका खंडन करते हैं। और उस समय कौन प्रतिपादित किए थे? जिसका प्रतिपादन सोफिस्ट, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमेकर, ग्लूकोन ने किया था। तो प्लेटो ने संवाद शैली में रिपब्लिक में लिखते हुए न्याय की सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया। बार्कर के अनुसार प्लेटो ने व्यक्तिवादी, अनुवादी, भौतिकवादी न्याय को मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। सोफिस्ट विचार मूलतः भौतिकवादी, उपयोगितावादी थे। सोफिस्ट विचार में कैफिलॉस के अनुसार सत्य बोलना एवं ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया। प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और एवं प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। पॉलीमार्कस के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है, जबकि अपने नैतिक दायित्व का पालन करना ही न्याय है। थ्रेसीमेकर ने न्याय की अमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि शक्तिशाली व्यक्तियों का हित, ये भी बहुत बार आया हो, शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, ये थ्रेसीमेकर्स का, ये कोटेशन भी याद रखिए आप। अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई का ही न्याय है, जबकि प्लेटो के अनुसार समूचे समाज की भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति के विशेष एवं वर्ग मात्र नहीं। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज्यादा है, तथा एक अन्यायी व्यक्ति ही की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति महत्व ज्यादा है। ग्लूकोन के अनुसार न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। उनके अनुसार न्याय असक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। ग्लूकोन की मान्यता हॉब्स के समान प्रतीत होती है। प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन करते हुए कहा है कि न्याय बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक होता है, यह कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं हो सकता, जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है, जिसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। न्याय के 2 पहलू हैं, व्यक्तिक न्याय और सामाजिक स्तर पर। तो व्यक्तिक न्याय आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य न्याय है, साहस, वासना और विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं। सामाजिक न्याय पर क्या है? समाज के तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। प्लेटो के विचार की केंद्रीय रचना द रिपब्लिक में है, जिसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय संकल्पना अधिकारों पर आधारित है। प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। प्लेटो की न्याय नैतिकता से परिचालित होती है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। प्लेटो के विचार स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है, ठीक है। प्लेटो के विचार में प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में बताए गए सरकार के विभिन्न रूप हैं।
अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र। शासन प्रणाली, प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। उनके अनुसार राजतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है। उसने दार्शनिक राजा का समर्थन किया। सेवाइन ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवादी कहा। यह भी इंपॉर्टेंट है। सेवाइन क्या बोलते हैं? प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायक कहते हैं। अब विधि, प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है, जिसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा है, जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। इसलिए प्लेटो ने परंपरा, प्रथा एवं विधि सभी को अज्ञान माना है। प्लेटो ने अपनी बात की रचना द स्टेटमेंट और द लॉज में विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया। प्लेटो ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना द रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन जब बाद में हुआ ना तो उन्होंने विधि को स्वीकारा। प्लेटो ने रिपब्लिक में विधि के बजाय शिक्षा पर बल दिया, दंड के बजाय साम्यवाद पर महत्वपूर्ण बल दिया। प्लेटो के विचार में राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं, वो तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। इसलिए प्लेटो के विचार संप्रभुता का विचार नहीं है। आगे शिक्षा का सिद्धांत, तो वारकर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उनके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है। रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। वारकर के अनुसार द रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान या दर्शन की रचना नहीं है। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य विचारों एवं आत्माओं का ज्ञान प्राप्त करना है। शिक्षा के चरण, तो उन्होंने शिक्षा के कैसे चरण बताए, तो शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा जो है 10 से 20 वर्ष तक की होगी, जिसमें संगीत, व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। दूसरे चरण में 20 से 30 साल, तो 20 से 30 साल गणित, ज्योतिष, ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का तीसरा चरण है 30 से 35 साल, जिसमें उन्होंने दर्शन की शिक्षा की बात की। जो शिक्षा का विभाजन का विश्लेषण, तो जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा उसे उत्पादक का सौंपा जाएगा। जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल होगा उसे सैनिक कार्य सौंपा जाएगा। जो शिक्षा के सभी चरणों में सफल होगा उसे दार्शनिक 15 वर्ष की प्रशिक्षण दिया। फिर देखो 35 साल तक हो गया, 35 से लेके 15 साल, फिर उसे 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 साल प्रशिक्षण दिया जाएगा दार्शनिक राजाओं का। ठीक है, ये 35 हुआ, फिर 35 से लेके 50 तक उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा दार्शनिक राजा का। तो यानी दार्शनिक राजा का शिक्षा का उम्र पूरा मतलब 50 साल होगा। शिक्षा के द्वारा सभी कार्यों का विभाजन होगा, जिसमें सभी अपने कार्यों में विशेषज्ञ होंगे, जिसमें समूचे समाज की भलाई होगी। प्लेटो के राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा गया है, जो शिक्षा प्रदान करने की संस्था है। साम्यवाद, प्लेटो के प्रसिद्ध कथन, यूनानी नगर राज्य छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका भी विभाजन 2 प्रकार के नगर राज्यों में था। पहला अमीरों का राज्य, दूसरा गरीबों का राज्य। प्लेटो ने साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखा, जिसमें उन्होंने अपने उद्देश्य के बिना किसी बाधा के पूरे कर सके। प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभव से परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस से, एथेंस से, स्पार्टा से, 2 और का नाम लिख देगा। तो स्पार्टा के अनुभव से उन्होंने संपत्ति, परिवार और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक तथा सैनिक को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। तो साम्यवाद जो सिद्धांत है उनका पत्नी और परिवार का, तो 2 वर्गों पे लागू होता है, राजा और सैनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग पे ये लागू नहीं होता है। इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका परिवार नहीं होगा। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के संवाद में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? देखो, यह पूरे समाज पर लागू नहीं होगा, ठीक है, यह पूरे समाज पर एक साथ लागू होगा। यह पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहता है। यह वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। तीसरा, यह नैतिक साम्यवाद है। यह आर्थिक साम्यवाद है जो आधुनिक है। यह कल्पना पर आधारित है, यह समर्थन करता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा है। ठीक है, मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकीय विचारक कहा है। प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार है।
प्लेटो की आलोचना, कार्ल पॉपर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कार्ल पॉपर ने द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनेमी में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। कार्ल पॉपर के अनुसार प्लेटो, हीगल और मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं, इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पनालोकी विचारक कहा है। हन्ना आरेंट ने भी प्लेटो को फांसीवादी का दार्शनिक प्रेरक कहा है। प्लेटो और फांसीवाद, तो कार्ल पॉपर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा है। प्लेटो और फांसीवाद में कई समानता और असमानता है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। देखो, प्लेटो में और फांसीवाद दोनों राज्य नैतिक और सर्वशक्तिमान संस्था है। दोनों का यह मानना है कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। फांसीवादी राज्य की विधि में संविधान का कोई प्रतिबंध नहीं है। प्लेटो ने भी स्पष्ट कहा है कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक या ध्यान से महत्वपूर्ण होता है। प्लेटो का फांसीवादी विचार लोकतंत्र की घोर विरोध करता है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, अधिकार, समानता की संकल्पना विद्यमान नहीं है। फांसीवादी भी यही मानते हैं। प्लेटो की आदर्श राज्य में शिक्षा एवं साहित्य पर नियंत्रण किया जाएगा। फांसीवादी राज्य भी यही नियंत्रण करते हैं। असमानता, प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विवेक व्यक्ति ही राजा हो सकता है, जबकि फांसीवादी व्यक्ति भावुक प्राणी मानते हैं। दार्शनिक राजा का शासन विवेक, सत्य और न्याय पर आधारित है, जबकि फांसीवाद में शासन धूर्त, फरेब और चालाकों के द्वारा होता है। प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, समानता अंतर्निहित है, जबकि फांसीवादी विचार स्वतंत्रता एवं समानता को बिल्कुल नहीं मानते। प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल किया है, जबकि फांसीवादी महिला को बच्चा पैदा करने वाली मशीन मानते हैं। प्लेटो के विचार में उग्र राष्ट्र, देखो अरस्तु ने नारी को नहीं, मतलब नारी की अवहेलना, मतलब नारी को उतना महत्व नहीं दिया, बट प्लेटो ने दिया। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेटो पुरुष और नारी को समान देते हैं, समानता देते हैं, तो ऐसा है, लेकिन अरस्तु नहीं देते हैं। प्लेटो के विचार उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, जबकि फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद की धुरी है। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की तथा उसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया, जबकि फांसीवादी मूलतः एक अवसरवादी विचारधारा, मतलब कहने का मतलब फांसीवादी जो आधुनिक समय में है और जो विचार प्लेटो की थी उसमें काफी अंतर है। ठीक है, ये नैतिकता पे आधारित है, ये नैतिकता पे बिल्कुल आधारित नहीं होता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष निकलता है प्लेटो को फांसीवादी से समानता अपवादवादी है। प्लेटो का दर्शन सत्य, विवेक, न्याय और सौंदर्य का पर्याय है, जबकि फांसीवादी विचारक हिंसा, असत्य, चालाकी एवं धूर्त का दूसरा नाम है। अतः प्लेटो को फांसीवाद दोनों विपरीत हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। अब प्लेटो से संबंधित लिखी गई श्रेष्ठ रचना, प्लेटो के संबंध में जो थिंकर ने बुक लिखा है वो, तो अर्नेस्ट बार्कर ने लिखा है ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत, प्लेटो एवं उसके पूर्ववर्ती। बार्कर का दूसरा प्लेटो एवं अरस्तु के राजनीतिक विचार। बर्नार्ड बोसांके का है अ कंपेनियंस टू प्लेटोस रिपब्लिक। RL नेटशिप का है लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक। तो फ्रेंड्स, आज हमारा प्लेटो टॉपिक कंप्लीट होता है। कल मैं अरस्तु पढ़ाऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।